Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेक्चर है ये स्पेसिफिकली नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और नाइन्थ क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो है वो अपीयर होंगे। स्टूडेंट्स, ये चीज़ जो है ये बहुत कॉमनली देखी गई है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्कूल के अंदर एकेडमिक के अंदर बहुत अच्छा जो है वो स्कोर कर रहे होते हैं, उनके जो है वो पूरे पूरे नंबर आ रहे होते हैं। लेकिन जब वही स्टूडेंट्स जो हैं जब वो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अपीयर होते हैं तो उनके मार्क्स के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। तो ये जो गैप है ये क्यों आता है, बच्चे कौन कौन सी जो है वो मिस्टेक्स करते हैं, कौन कौन सी चीजें आप लोगों ने इम्प्रूव करनी है, इन तमाम चीजों को हम आज के इस छोटे से लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करेंगे। इसके अंदर स्टूडेंट्स, मैंने कुछ स्टूडेंट्स के पेपर जो है उनको इकट्ठा किया, उसके बाद उनको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद एक रिजल्ट तैयार किया और फिर उस रिजल्ट को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली हम देखेंगे कि आपने हर सब्जेक्ट के लिए जो है वो बोर्ड के अंदर अपनी क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस लेक्चर को एंड तक लाजमी सुनना है और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो इसको लाजमी शेयर करना है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का जो टाइटल है वो है स्मार्ट स्ट्रेटजीज टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। जो आपको पता है कि आप पहले सुनते थे कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, कि जो मेहनत जो है वो कामयाबी की कुंजी है। लेकिन अब दौर बदल चुका है, अब जो है वो स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस। अब स्मार्ट वर्क जो है वो आप लोगों ने करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है, किस तरह से करना है, इसको जो है वो हम आज के इस लेक्चर के अंदर जो है वो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स आए हम जो है वो अपने लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैं लेक्चर को जो है वो कुरान मजीद की एक आयत से जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वअलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो सबसे पहले अगर जो है वो आप नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट हैं और आप जो है वो बहुत अच्छा स्कोर अपने एकेडमी के अंदर अपने स्कूल के अंदर कर रहे हैं, तो आपने अपना नाइन्थ का टारगेट जो है उसको बड़ा रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है वो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो 555 में से मैंने कितने मार्क्स लेने हैं। अगर जो है वो आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपने 545 में से कितने मार्क्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो मैंने 555 में से एटलीस्ट मैंने अपना टारगेट रखा है 540 प्लस मार्क्स का या 530 प्लस मार्क्स का। तो ये सबसे पहले आपने अपना एक टारगेट सेट करना है और फिर उस टारगेट के लिए जो है वो आपने एफर्ट्स करनी है। ठीक है, तो बच्चों जितनी मेहनत जो है वो आप करेंगे उसी के लिहाज से जो है वो आपको फल भी मिलेगा। अगर आप ज्यादा टारगेट रखना चाहें, आप 45 प्लस रखना चाहें, 550 प्लस रखना चाहें, वो भी आप रख सकते हैं। बस उसके लिए जो है वो आपको हार्डवर्क उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपने एक टारगेट सेट करना है अपने मार्क्स का और उसके लिहाज से फिर आपने जो है वो मेहनत करनी है। हाँ बच्चों, इस स्लाइड के अंदर जो है मैं आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो बता रहा हूँ। अब बच्चों, ये जो है ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। अब इसको दिखाने का मकसद क्या है? इसको दिखाने का मकसद ये है कि आज के इस लेक्चर के अंदर जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा और वो चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्स पर बेस करेंगी। ऐसे नहीं है कि मैं चीज़ें जो हैं वो हवाई बातें कर रहा हूँ या फिर ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये सब जो है वो बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। तो आपने इन तमाम चीज़ों को जो है वो ध्यान से सुनना है और इन पर इम्प्लीमेंट भी करना है। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स जो है उनके पेपर्स को एनालाइज किया और उसके अंदर जो है वो कुछ गलतियां देखी। वो क्या क्या गलतियां हैं बच्चों, मैंने जो है वो उसका एक रिजल्ट तैयार किया। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। बच्चों, सबसे पहली जो गलती क्या की स्टूडेंट्स ने, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने साइंस सब्जेक्ट्स में बच्चों जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आप कभी भी उनके साथ जो है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूरे नंबर जो है वो नहीं ले सकते। ठीक है, मैं आपको आगे पेपर्स भी दिखाऊंगा। बच्चों ने 1.5 दो दो लाइनों के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हुए हैं नाइन्थ क्लास के बच्चों ने, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पहली मरतबा जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अपीयर हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि उन बच्चों को जो है वो नहीं पता, क्योंकि 6th 7th क्लास के अंदर जो है वो इतने ही आंसर्स लिखते रहे हैं और इतने ही आंसर्स के साथ उनको मुकम्मल मार्क्स जो हैं वो मिलते रहे हैं। लेकिन बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स का क्राइटेरिया जो है ये और होता है। अब हमारे बच्चे क्या करते हैं, उसी पैटर्न को जो है वो नाइन्थ क्लास के एग्जाम्स के अंदर फॉलो कर रहे होते हैं। स्कूल में उनको जो है वो पूरे मार्क्स दे दिए जाते हैं, लेकिन जब वही चीजें जाके वो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर लिखते हैं तो वहां पे उनके मार्क्स की एक बड़ी डिडक्शन हो जाती है। ठीक है, तो आपने इस चीज को जहन में रखना है कि आपने कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपने इसके साथ एक्स्ट्रा पॉइंट लाजमी लिखना है। मिसाल के तौर पर बच्चों से पूछा गया फिजिक्स के अंदर डिफाइन फोर्स, फोर्स की तारीफ करें। अब बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ फोर्स की डेफिनेशन लिख देते हैं, बात खत्म।
अब उनसे पूछा जाए भाई आपने इसके साथ इसका फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, इसका यूनिट क्यों नहीं लिखा, उसके बाद इसकी आपने नेचर क्यों नहीं बताई कि स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसका सिंबल आपने क्यों नहीं लिखा, तो वो कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ डेफिनेशन पूछी हुई थी, तो हम जो है वो सिर्फ डेफिनेशन लिखने के पाबंद हैं, जबकि बच्चों हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बोर्ड एग्जाम का क्राइटेरिया ये है कि जब आपसे फोर्स की डेफिनेशन पूछी जा रही है तो आपने उसके हवाले से बाकी चीजें भी जो है वो लिखनी है, वो भी फोर्स को जो है वो डेफिनेशन को सपोर्ट करेंगी, ठीक है। ये बस आप जहन में रखें कि कभी भी आपको 1.5, 2, 2.5, 3 लाइनों के आंसर से कभी भी आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर जो है वो पूरे 2 नंबर हासिल नहीं होंगे। हाँ, माँ सिवाय कुछ क्वेश्चंस के, मिसाल के तौर पर अगर किसी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ किसी साइंटिस्ट का नाम पूछा हुआ है या कोई डेट पूछी हुई है, ठीक है, तो वहां पे जो है ये 1.5, 2 लाइनों का आंसर जो है वो वैलिड होगा। इसके अलावा बाकी जो कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स हैं, जहां पे आपने लॉजिक देना है, जहां पे आपने आर्ग्यूमेंट देना है, वहां पे आपने अपना बाकायदा आर्ग्यूमेंट देना है, फिर जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं वो आंसर्स लिखने से पहले जो है वो हेडिंग्स नहीं देते, ठीक है, ये बहुत बड़ी जो है वो गलती करते हैं बच्चे कि वो आंसर्स लिखने से पहले क्वेश्चन की हेडिंग नहीं देते। अब सिर्फ क्वेश्चन नंबर दे दिया, फर्ज करें क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग दे दी, उसके बाद नीचे सीधा आंसर लिखना शुरू कर दिया। आपने लाजमी उस क्वेश्चन की जो है वो ब्रीफ सी हेडिंग जो है वो उसके नीचे लिखनी है। मैं आगे जो है वो आपको पेपर्स के अंदर भी दिखाऊंगा। बच्चों स्टूडेंट्स जो हैं वो बुलेट्स नहीं बनाते, मतलब लंबे लंबे जो है वो पैराग्राफ्स बना देते हैं। बच्चों जहन में रखें बोर्ड के अंदर जो टीचर्स आपके पेपर्स चेक कर रहे होते हैं उनके पास बंडल्स होते हैं एग्जाम्स के। अब उनके पास जो है वो इनफ टाइम नहीं होता कि वो आपके इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स जो हैं उनको पढ़े, क्योंकि उनका जो मेन मकसद होता है वो थ्रू पेपर चेकिंग अर्निंग करना होता है, ठीक है। तो आपने एग्जामिनर के लिए जो है वो आसानी पैदा करनी है। आसानी कैसे पैदा करेंगे आपने जो है वो पैराग्राफ्स नहीं बनाने, आपने बुलेट्स बनानी है। बुलेट्स का मतलब ये है कि आपने इस तरह से, आपने ये फर्ज करें आपने एक डॉट लगाया, इसके नीचे एक लाइन लगा दी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक लाइन लिखी, ठीक है, लाइन जहां पर मुकम्मल हो गई वहां पे फुल स्टॉप, एंड देन जो है वो फिर दोबारा आपने यहाँ पे इसी तरह से एक और बुलेट बना दी और फिर ये लाइन लिखी। मैं आगे जो है वो आपको पेपर्स के अंदर भी दिखाऊंगा। उसके बाद बच्चों आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी अगर हेडिंग्स बनती हैं तो आपने बनानी है। जैसा मैं आपको बताया ना, फोर्स की डेफिनेशन अगर आपसे पूछिए तो डेफिनेशन की आप हेडिंग देंगे, फिर आप उसके यूनिट की हेडिंग देंगे, फॉर्मूला की हेडिंग देंगे, उसके नेचर की हेडिंग दे के लिखेंगे कि ये स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स जो हैं वो फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें जो गिवन डाटा होता है उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते। मिसाल के तौर पर आपसे पेपर के अंदर एक न्यूमेरिकल आ गया फिजिक्स के अंदर कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, उसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स जो है वो लग रही है, तो बताएं इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना है। तो बच्चे क्या लिखते हैं, m = 5 kg, और अक्सर बच्चे जो हैं वो तो इसका यूनिट भी नहीं लिखते, ठीक है। उसके बाद बच्चों फर्ज करें यूनिट लिख रहे हैं तो F = 5 न्यूटन, और नीचे जो है वो सिंपल लिख दिया कि जो एक्सेलरेशन आपने मालूम करना है A = और A = F/m, और बस फिर वैल्यूज पुट करके और सीधा ए लिख दिया। बच्चों आपने ऐसे नहीं करना, आपने इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। एम क्या है, जो मास ऑफ द बॉडी है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर मास ऑफ द बॉडी जो है इसको लिखेंगे, ठीक है। मास ऑफ बॉडी जो है वो आप बाकायदे इसको लिखेंगे। जब आपने लिख लिया तो फिर = M, फिर इसका = के बाद सिंबल और फिर इसकी वैल्यू। इसी तरह फोर्स आप लिखेंगे यहाँ पे, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी = F = 5 न्यूटन, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। इसी तरह आपने बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें गिवन डाटा और रिक्वायर्ड डाटा लिखते वक्त आपने डिस्क्रिप्शन जो है वो लाजमी देनी है। बच्चों ने स्टूडेंट्स लेड पेंसिल, जो कच्ची पेंसिल जिसे आप कहते हैं, और इंक रिमूवर जो है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ था। ये दोनों चीज़ें जो है वो बोर्ड के अंदर मना है, तो आपने इनको जो है वो अवॉइड करना है। इनकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपने इसको जो है वो अवॉइड करना है। उसके बाद बच्चों आपने पेपर के अंदर लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं बनाने, जो बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इंग्लिश के पेपर के अंदर बच्चों ने क्या किया, बच्चे क्या करते हैं कि वो नए क्वेश्चन को नए सफ़े से शुरू नहीं करते। मैं आपको आगे एक पेपर भी दिखाऊंगा। अब फर्ज करें लेटर शुरू कर रहे हैं बच्चे, तो लेटर जो है वो आधे सफ़े से शुरू कर लिया, ठीक है। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है और ना ही आपको इससे जो है वो अच्छे नंबर मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने जब भी इंग्लिश के पेपर के अंदर आप कोशिश करें कि आप नया क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नए पेज से स्टार्ट करें, ठीक है। और स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें जैसे ट्रांसलेशन हो गई, उसके बाद ये लेटर हो गया, ठीक है, इसको तो आपने इसके अलावा ये समरी हो गई, इसको तो आपने लाजमी जो है वो नए पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं कि बच्चों पेपर प्रेजेंटेशन जो है उसके अंदर बच्चों की बहुत सारी जो है वो खामियां थी। बच्चों वो कैसे आपने पूरी करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बच्चों ने जो है वो पेपर अटेम्प्ट करने से पहले उनके जहन में कोई प्री प्लानिंग नहीं होती। प्री प्लानिंग का मतलब ये है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करने लगे हैं तो आपके जहन में उस पेपर की एक पूरी प्लानिंग होती है कि मैंने सबसे पहले जो है वो ये सवाल करना है, फिर ये सवाल करना है। और ये जो प्री प्लानिंग है ना, ये स्पेसिफिकली
आपको इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, इंग्लिश, इन पेपर्स के अंदर आपको बहुत ही जो है वो हेल्पफुल साबित होती है। मिसाल के तौर पर उर्दू का पेपर है। अब उर्दू के पेपर के अंदर बच्चों आपको पता है कि आपने लेंथ को भी पूरा करना है और उसको टाइम के अंदर भी करना है। ठीक है, जो आपको वक्त मिला है उसके अंदर आपने पेपर को पूरा करना, और साथ ही साथ जितनी लेंथ आपने, जितने सफ़ात की जो चीज़ लिखनी है उसको भी आपने जो है वो मद्देनजर रखना है। तो इस केस में आपने घर से टाइम को जो है वो मैनेज करके जाना है। आपके जहन में होना चाहिए कि मैंने इस टाइम के अंदर जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो बच्चों इसे कहते हैं प्री प्लानिंग। इसको जो है मैं आगे आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। इसके अलावा बच्चों आपको 604 और 605 मार्कर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये मार्कर्स का यूज करना जो है वो बिल्कुल नहीं आता। तो आपने जो है वो इन मार्कर्स का यूज करना लाजमी सीखना है। अगर आपको ये मार्कर का सही यूज आ जाता है तो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। आपका पेपर दिखने में अच्छा लगता है अगर आपको सिर्फ मार्कर का सही यूजेज आता है। और बहुत आसान है, अगर आपकी क्लास में से, अगर आपके इर्द गिर्द किसी बच्चे को ये मार्कर्स यूज करना आती हैं तो आप उनके पास आधा घंटा बैठेंगे तो बच्चों वो आपको जो है वो सिखा देंगे। और जब आप फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद आपकी ये जो यूजेज है मार्कर की बेहतर होती जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इस पर लाजमी ध्यान देना है। स्पेलिंग एरर्स बच्चों की बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इंग्लिश के पेपर के अंदर भी, इसके अलावा बाकी साइंसेस के अंदर भी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ते हैं तो यहाँ पे स्पेलिंग एरर बहुत ज़्यादा है। आप आपने अपने जो है वो स्पेलिंग एरर्स को जो है वो मिनिमाइज करना है। बच्चों ने डायग्राम्स तो बनाई होती हैं लेकिन वो डायग्राम साफ नहीं होते। ठीक है, वो गंद मारा होता है और उनकी सही तरह से लेबलिंग नहीं होती, और कुछ बच्चों की जो हैंड राइटिंग है वो भी बहुत खराब होती है जिसकी वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। ठीक है, अब बच्चों ये वो सारी चीजें हैं जो कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें लैग कर रहे होते हैं, इसमें पीछे रह रहे होते हैं, और यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से बोर्ड के अंदर जो है उनके मार्क्स, डिजायर्ड मार्क्स जो हैं वो नहीं आते। अब बच्चों ये आपके 9th क्लास के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मैंने इनकी एक लिस्ट बना दी है, हम एक एक करके जो है वो इन तमाम सब्जेक्ट्स की डिटेल्स जो है इनको देखते जाते हैं। बच्चों सबसे पहले जो है वो इस्लामिक स्टडीज देखें। इस्लामिक स्टडीज के हवाले से आपने ध्यान में रखना है ये आपका सबसे ज्यादा मार्क्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, कुल इसके 100 नंबर हैं। और हमारे यहाँ पे अलमिया ये है कि हमारे बच्चे जो है वो इस्लामिक स्टडीज को उतना ही कम वक्त देते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो है मार्क्स इस्लामिक स्टडीज के हैं, तो आपको जो है वो इसके लिए प्रॉपर टाइम देना चाहिए और इस पर जो है वो आपको प्रॉपर एफर्ट जो है वो करनी चाहिए और आपको करनी पड़ेंगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंसेस के अंदर जो है वो पूरे पूरे नंबर ले लेते हैं लेकिन इस्लामिक स्टडीज के अंदर आके उनके मार्क्स की बहुत ज्यादा डिडक्शन हो जाती है। 100 में से 90 मार्क्स भी फर्ज करिए आपके आ गए तो 10 नंबर यहाँ से सीधे सीधे डिडक्ट हो गए, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो इससे बहुत ज्यादा मुतासर होता है। तो इस्लामिक स्टडीज को आपने किसी सूरत भी जो है इसको पीछे नहीं रखना, इसको आपने हमेशा प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखें मैं आपको सिंपल जो है वो पेपर दिखा रहा हूँ। अब बच्चों एक स्टूडेंट के जो है वो पेपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बच्चों देखें कितने खूबसूरत तरीके से सिर्फ मार्कर का यूज आता है। मैंने आपको पहले बताया कि जब आपको मार्कर का यूज आएगा तो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बेहतर हो जाएगी। यहाँ पे देखें आपको मार्कर का यूज आ रहा है तो आप जो है वो मार्कर से एक तो जो गंद बजा होता है पेपर के अंदर वो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको जो है वो नजर नहीं आ रहा, आपको नीटनेस एंड क्लीननेस नजर आ रही है। और असल में यही पेपर प्रेजेंटेशन है। पेपर प्रेजेंटेशन का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप पेपर के ऊपर फ्लावर्स बना रहे हैं, लफ्जों को घुमा के लिख रहे हैं, ठीक है, आप अंडरलाइन कर रहे हैं। ये पेपर प्रेजेंटेशन नहीं है। पेपर प्रेजेंटेशन का असल मकसद क्या है कि जो आप लिख रहे हैं वो आपकी राइटिंग जो है वो नीट एंड क्लीन हो, वो रीडेबल है, जो आप लिख रहे हैं वो पढ़ा जा रहा है, वो साफ सुथरा है। यही असल में पेपर प्रेजेंटेशन है। इस्लामिक स्टडीज के बच्चों जो मैंने पेपर ऑब्जर्व किए उनमें गलतियां क्या थी, बच्चों ने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत छोटे लिखे हुए थे। कई बच्चों ने सिर्फ 1.5 लाइन 2 लाइनों के शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए थे। बच्चों आपने ऐसा हरगिज नहीं करना, आपने इन चीज़ों को यहाँ पे देखना है। अब देखें कुछ क्वेश्चन जो है उनकी लेंथ ही इतनी बनती है, ठीक है, तो आप इनको जो है वो वैलिड कर सकते हैं, लेकिन जिन क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा बनती है जैसे ये क्वेश्चन है तो आपने इनको जो है वो प्रॉपर लेंथ के साथ ही लिखना है। कोशिश करें जैसे यहाँ पे देखें कोई आयत आ गई तो आप उसको जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पेसिफिकली जो है उसको मार्क करके आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप मजीद देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जहाँ पे बुलेट्स अगर आपको बनाने पड़ रहे हैं, असल में इन बुलेट्स की मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो ये जो बुलेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश करें कि इनको जो है वो जहाँ पे बुलेट्स बनते हैं वहाँ पे बुलेट्स बनाएं। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा आप देखें यहाँ पे पता चल रहा है कि बच्चे ने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, और दरमियान में एक लाइन का गैप है। अब एग्जामिनर जो है वो इस पॉइंट को भी पढ़ लेगा और इस पॉइंट को भी पढ़ लेगा और वो आपको जो है वो अच्छे नंबर दे देगा। बनिस्बत अगर आप इसको पैराग्राफ बना के लिखेंगे तो वो बिल्कुल ही जो है वो किस्म की खिचड़ी बन जाती है और समझ नहीं आती एग्जामिनर को कि बच्चे ने जो है वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे देखें, इस तरह से शादे बारी ताला है तो इसको जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है।
बच्चों इसका जो डिटेल पेपर है वो भी मैं आपको जो है वो कमेंट्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, जहाँ पे आप मुकम्मल पेपर जो है वो उसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक दो पिक्चर्स रखी हैं, वहाँ पे आप मुकम्मल पेपर को देख सकेंगे। बच्चों इसमें आपने क्या क्या चीज़ें बेहतर करनी है, 100 नंबर का ये पेपर है, आपने इसमें बाकायदा हेडिंग्स देनी है। ठीक है, अब आपको शीट जो है वो 9th क्लास के पेपर के अंदर जो है वो तकरीबन आपको 22 के करीब जो है वो शीट्स मिलती हैं। तो आपने शीट्स को और टाइम को लाजमी मैनेज करना है। ठीक है, आपको अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है स्पेसिफिकली बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनकी आपने हेडिंग्स जो है वो पूरी रखनी है। ठीक है, उनकी लेंथ आपने पूरी रखनी है। ठीक है, इसी तरह जब आप तर्जमा लिख रहे हैं तो तर्जमा आपने किस तरह से लिखना है, ये भी जो मैं आपको पेपर शेयर करूंगा ना, उसमें जब आप गूगल ड्राइव लिंक को खोलेंगे तो मुकम्मल पेपर आ जाएगा आपके सामने। वहां पे आप जो है वो पूरे पेपर को देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया गया है। उसके बाद बच्चों आपकी जो उर्दू की राइटिंग है वो लाजमी साफ होनी चाहिए। इसका सीधा सा हल ये है कि आप डेली बेसिस के ऊपर उर्दू की प्रैक्टिस करें। हमारे यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, वो उर्दू को जो है वो सिर्फ टेस्ट के अंदर लिख रहे होते हैं। ठीक है, आज टेस्ट हुआ, उसके बाद अगर 2 हफ्ते के बाद उर्दू का टेस्ट है तो 2 हफ्ते बाद ही उन्होंने जाके उर्दू लिखनी है। यही वजह है कि हमारे स्टूडेंट्स की जो उर्दू की राइटिंग है वो बहुत कमज़ोर होती है, और फिर बच्चे जो है उस पर काम भी नहीं करते। इसका सादा सा हल ये है कि आप डेली बेसिस पे उर्दू के 2 एक पेजेस लिखें, तो आपकी उर्दू की हैंड राइटिंग जो है वो खुद ब खुद ही इंप्रूव हो जाएगी। इसके बाद बच्चों अगला जो सब्जेक्ट है इंग्लिश है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। ठीक है, यहाँ पे बच्चों के जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स की डिडक्शन हो रही होती है। ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पेलिंग एरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को जो है वो जहन में रखना है। अब बच्चे यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक पेपर दिखा रहा हूँ जहाँ पे बच्चे की गलती थी कि उसने लेटर देखें, यहाँ पे उसने जो है वो सेंटेंसेस को ख़त्म किया और इसी के नीचे से बच्चों उसने जो है वो लेटर को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आपने पेपर में ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये सरासर गलत है। ठीक है, ये जो लेटर है बच्चों, इसका असूलन तरीका भी यही है, और जो लिटरली देखा जाए, अगर आप लिटरेचर को देखें तो वो भी यही कहता है कि आपने लेटर को हमेशा जो है वो एक नए पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको लेटर की एक पिक्चर शो की, इसी तरह आपने ट्रांसलेशन समरी जो है उसको आप, बल्कि हर क्वेश्चन को आप कोशिश करें अपने पेज से स्टार्ट करें। ठीक है, फर्ज करें आपने क्वेश्चन किया, यहाँ पे आपका जो है वो खत्म हो गया, तो आप चाहें तो नीचे जो है सिंपल मार्जिन लाइन लगा दें, ये भी ओके है, मार्जिन लाइन लगा दें और सिंपल जो है अपने क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज से जो है वो स्टार्ट करें। अगर आप इस पेज को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो जैसे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स हो गए, आप उसके लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। या जो ट्रांसलेशन है, ठीक है, जिसमें आपने टेंसेस जो है उनको इंग्लिश के अंदर लिखना होता है, आप उसके लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रांसलेशन हो गया, लेटर हो गया, समरी हो गई, इसको आप कोशिश करें कि नए पेज से जो है वो स्टार्ट करें। इसके बाद बच्चों आपने इंग्लिश के अंदर हवाले से जो जो चीज़ें जहन में रखनी है, आपने अपने ग्रामर और टेंसेस को बेहतर करना है। इंग्लिश के अंदर आपने सेल्फ राइटिंग जो है कोशिश करें अवॉइड करें, क्योंकि 9th क्लास के लेवल पर ज़्यादातर बच्चों की जो है वो सेल्फ राइटिंग इतनी बेहतर नहीं होती कि वो उसमें अच्छे नंबर जो है वो ले सकें। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जो आपने की बुक से या बुक से चीज़ें याद की हैं वही आप पेपर के अंदर लिखें। आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को जो है वो मैंने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। लेटर को लिखने का एक बाकायदा एक तरीका है। ठीक है, आपने वो उसके अंदर जो है कोमा फुल स्टॉप की जो गलती है वो आपने नहीं करनी। ठीक है, हमेशा कोशिश करें क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करें। टाइम मैनेजमेंट की इंग्लिश के अंदर जो है वो आमतौर पे मसला नहीं होता। ठीक है, आमतौर पे ऐसा भी होता है कि एक एक घंटा पहले बच्चों का जो है वो मुकम्मल पेपर हो जाता होता है। तो यहाँ पे आपने तसल्ली के साथ जो है वो अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। और इंग्लिश जो है अगर आपकी वीक है तो आप बाकी सब्जेक्ट से निस्बत इसको जो है वो एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं। जहन में रखें, जब आपका टारगेट ज़्यादा है तो आपने हर सब्जेक्ट पर इंडिविजुअली जो है वो मेहनत करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको जो है वो एक सैम्पल पेपर दिखा रहा हूँ इंग्लिश का, ये भी मुकम्मल पेपर जो है वो मैं गूगल ड्राइव का लिंक जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। मुझे यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन की ब्रीफ से डिस्क्रिप्शन दे दी और ये जो है इसका आंसर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छा पॉइंट ये होता है कि आप क्वेश्चन के अंदर एक आधे लफ्ज़ को जो है वो अगर मार्कर से बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपके पेपर को जो है वो मजीद निखार देता है, मजीद बेहतरी ले आता है। और यहाँ पे भी ध्यान में रखें कि आपने किसी भी जो है वो लफ्ज़ को मार्कर के साथ उठा के बोल्ड नहीं कर देना, बल्कि हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई की वर्ड होता है। की वर्ड का मतलब ये है कि हर क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि उस क्वेश्चन के आंसर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, या वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने उस लफ्ज़ को जो है वो मार्कर के साथ बोल्ड कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें, ये ट्रांसलेशन है। इंग्लिश के ट्रांसलेशन के हवाले से आपने ये बात जहन में रखनी है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन को जो है जैसे उनकी उर्दू की राइटिंग होती है इसी तरह से उस ट्रांसलेशन को लिख देते हैं। लेकिन बच्चों ये जो ट्रांसलेशन है ये 4 नंबर का जो है वो एक पैराग्राफ है। तो यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो उर्दू की सबसे बेहतरीन राइटिंग है, ठीक है, जो सबसे अच्छी राइटिंग है, उसमें आपने इस ट्रांसलेशन को जो है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आप एक एक लफ्ज़ को बना बना के लिखें, मुहावरतन लाइन के एतबार से आपकी ट्रांसलेशन जो है वो सही हो, आपकी ट्रांसलेशन जो है वो नीट एंड क्लीन हो।
जब आपकी ट्रांसलेशन जो है वो नीट एंड क्लीन होगी तो ही आपको यहाँ से जो है वो अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपकी ट्रांसलेशन जो है वो नीट एंड क्लीन नहीं है, आपने लफ्जों को एक दूसरे के अंदर मिक्स किया हुआ है, आपकी ट्रांसलेशन जो है वो पढ़ी नहीं जा रही, तो आपको कभी भी जो है वो अच्छे नंबर यहाँ से नहीं मिलेंगे। तो आपने इसको जहन में रखना है कि आपने जो है वो ट्रांसलेशन को एक एक लफ्ज को बना बना कर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे इमला का आपने जो है वो बाकायदा ख्याल रखना है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये शीट है ना, वर्ड करेंगे ये शीट है यहाँ से, तो यहाँ पे जो है वो मार्कर से एक मार्जिन लाइन यहाँ पे लगाएं और एक मार्जिन लाइन जो है वो आप यहाँ पे लगाएं। इसके बाद बच्चों आप क्या करें, यहाँ पे आप उर्दू के अंदर तर्जुमा की हेडिंग दें और फिर इस मार्जिन लाइन के अंदर जो है वो आप ट्रांसलेशन को साफ राइटिंग के अंदर जो है वो लिखें, तो इससे ट्रांसलेशन जो है वो आपकी मजीद बेहतर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये लेटर है। लेटर मैंने आपको बताया कि आपने कोशिश करना है कि इसको हमेशा जो है वो नए पेज से आपने स्टार्ट करना है, और इसके अंदर ये जो कॉमा फुल स्टॉप की गलतियां हैं ये आपने हरगिज नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें समरी के अंदर अगर आपने कोटेशंस ऐड करनी है, बल्कि आप लाजमी कोटेशंस ऐड करें, और कोटेशंस का जो पैटर्न है वो आपका ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये टेंसेज हैं। टेंसेज जो हैं वो आप जो आपसे पूछा गया है सेंटेंसेस बनाना, आपने वर्ड लिखना है और उसके बाद आगे जो है वो उसका सेंटेंस बना देना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है वो अगर आपको इसका उर्दू मानी आता है तो वो भी आप सामने लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो गलत ना हो। ठीक है, अगर आपको फर्ज करें कि आपको जो है वो एक लफ्ज का मानी नहीं आता तो बेहतर यह है कि आप किसी का मानी ना लिखें। ठीक है, लेकिन अगर आपको सारे अल्फाज के मानी आते हैं तो फिर आगे आप उसके मानी भी लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों जो अगला हमारा सब्जेक्ट है वो उर्दू है। इंग्लिश का मैं आपको डिटेल पेपर शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको इसके हवाले से कोई और चीज़ पूछनी हो तो वो भी आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वैसे उर्दू जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स की डिडक्शन जो है वो इनफैक्ट बोर्ड के टॉपर्स की वो यहीं से हो रही होती है। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है उर्दू के अंदर? उर्दू के अंदर आपने ध्यान रखना है कि आपने टाइम और लेंथ को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, जहन में रख लें कि उर्दू का पेपर जो है वो सारा सारा उर्दू का पेपर आपका कोई भी नहीं पढ़ता। जो सबसे पहली चीज देखी जाती है वो आपकी लेंथ है और उसके बाद आपकी हैंड राइटिंग है। ठीक है, तो आपने इन दोनों चीजों के ऊपर जो है वो अच्छी तरह से काम करना है। ठीक है, और उसके बाद बच्चों उर्दू के पेपर के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन है जो कि आपके मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करने में जो है वो आपकी मदद करेगी। आपकी उर्दू की हैंड राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तरीका क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। डेली आप कोशिश करें 2 एक पेजेस उर्दू के लाजमी लिखें। कोई ये खुलासा जो है घर बैठे हैं तो 10-15 मिनट लगते हैं। ठीक है, और इसको वो आपने जो घर बैठ के उर्दू की प्रैक्टिस करनी है उसको भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर करना है। ठीक है, फर्ज करें कि आपने एक पेज जो है वो लिखना है, तो एक पेज है वो फर्ज करें आपने लिखा 10 मिनट के अंदर लिखा, तो फिर आप कोशिश करें कि उसको 8 मिनट के अंदर लिखें, फिर अगली मरतबा 7 मिनट के अंदर लिखें। ठीक है, तो ये 7-8 मिनट के अंदर अगर आप एक पेज को लिख लेते हैं तो आप उर्दू के पेपर के अंदर लेंथ को भी बड़े आराम से मैनेज कर लेंगे और टाइम को भी बहुत आराम से मैनेज कर लेंगे। और जब आप इसी स्पीड से लिखते रहेंगे, शुरू शुरू में आपकी राइटिंग जो है वो बेहतर नहीं होगी, लेकिन जब आप मुसलसल लिखते रहेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग जो है उसकी स्पीड भी बेहतर हो जाएगी और आपकी जो हैंड राइटिंग की क्वालिटी है वो भी बेहतर हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। बहुत इंपॉर्टेंट उर्दू के हवाले से चीज़ें आपने शेर की तशरीह करनी है, तो आपने सबसे पहले नज़म का शेर है तो नज़म का उन्वान लिखना है, फिर शायर का नाम लिखना है, फिर उसके बाद उसकी मफहूम लिखना है, तशरीह करनी है। ठीक है, तो आपने जो है उस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है। आपको बच्चों पता होना चाहिए कि आपने उर्दू के पेपर को जो है वो अटेम्प्ट कैसे करना है, ये मैं आपको आगे थोड़ा सा ब्रीफ सा इसको बता दूंगा। उसके बाद बच्चों आपने टाइम को, क्वेश्चन को जो है हर क्वेश्चन के लिए आपने टाइम जो है उसको किस तरह से मैनेज करना है आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए। उर्दू के पेपर के अंदर जो है वो आपने 504-505 मार्कर्स का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। आपको बोर्ड के अंदर ब्लैक और ब्लू दोनों मार्कर्स अलाउ हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि दोनों मार्कर्स के खूबसूरत कम्बिनेशन जो है वो आप यूज़ करें। बच्चों ये असल में जो है वो प्री प्लानिंग है जो मैं आपको बता रहा था। अब देखें उर्दू के पेपर के लिए आपको कुल 2.5 घंटे मिलते हैं, जिसमें से 20 मिनट आपके एमसीक्यूज के हैं और 2 घंटा 10 मिनट जो है वो आपका हिस्सा इंशाइया जो है उसके होते हैं। अब बच्चों 2 घंटा 10 मिनट को अगर आप मिनट्स के अंदर देखें तो ये 130 मिनट्स बनते हैं। अब उर्दू के पेपर के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया 9th क्लास में कोई भी आपको जो कॉपी मिलेगी, जवाबी कॉपी जिसे आप कहते हैं, उसके अंदर 21 से 22 सफ़ात होते हैं। ठीक है, जो जिनको जो है वो सिलाई किया होता है। तो बच्चों आपके 21 से 22 जो है वो कुल पेजेस होते हैं। अब यहाँ पे हमने 21 पेजेस के हिसाब से जो है वो अपनी जो है टाइम को डिवाइड किया है और अपने पेजेस को डिवाइड किया है, तो आपने इसी लिहाज से जो है वो डिवाइड कर लेना है। बच्चों ये जो टाइम टेबल है ये जो पिछला उर्दू का पैटर्न था उसके हिसाब से तरतीब दिया गया है।
ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ सिर्फ एक यहाँ पे इक्तबास की तशरीह जो है, यहाँ पे आपका जो न्यू पेपर पैटर्न है यहाँ पे चेंजिंग हुई है, बाकी सारी चीजें जो हैं वो वही हैं। अब देखिए सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उन सवालात को करें जिनकी एक तो लेंथ कम है, जिसमें टाइम कम लगेगा और जिनसे आपको नंबर भी ज्यादा मिलेंगे। अब मुख्तसर जवाबात दें, आपने सबसे पहले इनको करना है। अब बच्चों मुख्तसर जवाबात दें, आपने इसके लिए फर्ज करें 15 मिनट का टाइम रख लिए, तो ये 2 पेजेस पे जो है वो आपके मुख्तसर सवालात जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं बच्चे जो है वो सबसे पहले अशार की तशरीह को शुरू कर देते हैं। अब आपको पता है कि एक शेर की तशरीह आप पूरे सफ़े की लिखेंगे तो जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन मुख्तसर जवाब बच्चों अगर आप 2.5-3 लाइनों का लिख देते हैं तो वहां से आपको 2 नंबर बड़े आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखें 2 नंबर लेना आसान किस में है, सवालात के अंदर है, तो आपने सबसे पहले जो है वो मुख्तसर जवाबात को लिखना है, फिर आपने जो है वो अशार की तशरीह की तरफ आना है। इसके बाद बच्चों नज़म का मरकजी ख्याल या खुलासा, इसको आपने 5 मिनट देने हैं। ठीक है, तो ये जो है बच्चों ये एक सफ़े के ऊपर जो है वो आ जाएगा आपका, तो आपने जो है वो इसको इस तरह से डिवाइड कर लेना है। इसके बाद बच्चों जुमलों की तकमीलो दुरुस्तगी, ठीक है इसके लिए आप 5 मिनट देने हैं, ये भी आपके एक पेज के ऊपर आ जाएंगे, तो ये आपने इस तरह से जो है वो इसको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद बच्चों जो अगला सफ़ा है, अगला जो सवाल है वो दरख्वास्त का है। दरख्वास्त आप एक पेज के भी लिख देते हैं, बहुत है। सिर्फ यहाँ पे ये है कि जो दरख्वास्त का आपका पैटर्न है, जो दरख्वास्त लिखने का तरीका है वो सही हो। ठीक है, तो दरख्वास्त लिखने का तरीका आपने बस जहन में रखना है बच्चों, इसके लिए आपके 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो ये आपके एक पेज के ऊपर दरख्वास्त भी आ जाएगी। इसके बाद बच्चों आपने कहानी लिखनी है या मुकालमा लिखना है, इसको आपने 15 मिनट देने हैं। ठीक है, और इसको जो है वो आप 2 सफ़ात जो है वो लिख सकते हैं। कहानी है तो आप 1.5 सफ़े के भी लिख सकते हैं, मुकालमा है तो आप 2 सफ़े तक जा सकते हैं। तो ये कुल जो है वो 5 नंबर की कहानी या मुकालमा होता है। तो यहाँ से जो है वो आपको जो है वो बड़े आराम से, अगर आप इतनी लेंथ लिख लेते हैं इतने टाइम के अंदर, तो बहुत ही जो है वो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपने खुलासा तहरीर करना है। वो जो खुलासा है, ठीक है, ये 5 नंबर का होता है, तो ये आपने जो है वो 2 सफ़ात का लिख देना होता है। अब खुलासा जो है इसके लिए आप 15 मिनट जो है वो ले लेंगे, तो आपका खुलासा जो है वो अच्छा सा अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों इक्तबास की तशरीह, हाँ, बच्चों क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान में रखें, अब जो आपके इक्तबास की तशरीह है ना बच्चों, ये आपको एक पैराग्राफ आता है। पहले ये होता था कि पहले के जो है वो 2 पैराग्राफ आते थे, दोनों ही अटेम्प्ट करने होते थे, लेकिन अब आपने एक इक्तबास की तशरीह में जो है वो एक पैराग्राफ अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपने जो है वो सिर्फ एक पैराग्राफ को अटेम्प्ट करना है, और वो जो एक पैराग्राफ है वही बच्चों जो है वो 15 नंबर का होता है। अब उसमें से 15 नंबर में से 10 नंबर जो है वो तशरीह के होते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, इक्तबास की तशरीह का जो इक्तबास की तशरीह है उसको एक पेज की करते हैं, और अशार की तशरीह जो है, मैंने अक्सर ये चीज़ नोट की है कि बच्चे जो है उसको ज़्यादा लंबा कर देते हैं। अब 2 नंबर के एक शेर की तशरीह है, उसको वो 1.5-1.5 सफ़े के भी लिख रहे होते हैं, लेकिन 10 नंबर की जो इक्तबास की तशरीह है उसको वो एक पेज की लिख रहे होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो है आपने ध्यान रखना है कि इक्तबास की तशरीह के जो है वो 10 नंबर हैं, तो यहाँ पर आपने इसको 10 नंबर जितना लेकर जाना है। ठीक है, आप जो है वो इसको 4 सफ़ात तक इसको लेके जा सकते हैं, कि एक सफ़े पे जो है वो आपने जो जिस सबक से वो लिया गया है, सबक का उन्वान, शायर का नाम, उसके बाद ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, ठीक है, एक पेज पे ये लिख लिया। उसके बाद जो है तशरीह अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो तशरीह जो है वो आप कोशिश करें कि 3 पेजेस तक जो है, या अगर आप 3.5 पेजेस तक ले जाएं तो वेल एंड गुड, नहीं तो 2.5-3 पेजेस की जो है वो तशरीह आपकी लाजमी होनी चाहिए, तब जाके आपको इक़्तिबास की तशरीह के अंदर जो है वो 10 में से बेहतर नंबर मिलेंगे। उसके बाद बच्चों शार की तशरीह है। शार की तशरीह जो है ये आपको पता है कि 3 हिस्सा नज़म से, 2 हिस्सा गज़ल से, तो 5 अशार आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बच्चे ये 35 मिनट जो है वो आप इसको टाइम दे दें, मतलब एक शेर के लिए आपके पास जो है वो कुल 7 मिनट होंगे, और ये 7 सफ़ात, एक शेर की तशरीह आप एक पेज पे लिखेंगे, तो ये इस तरह से उर्दू का जो है वो बेहतरीन आपका जो पेपर है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आपने इस तरह से प्री प्लानिंग जो है वो लाजमी करके जानी है। अगर आपका पेपर जो है वो मॉर्निंग में 9 बजे शुरू हो रहा है, तो 9:20 तक आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। उसके बाद 9:20 से आपके जहन में होना चाहिए कि 9:35 तक मैंने मुख्तसर सवालात कर लेने हैं। उसके बाद अगले 5 मिनट के अंदर मैंने मरकजी ख्याल करने हैं। आपकी एक नज़र जो है वो वॉच के ऊपर, और दूसरी नज़र जो है वो आपकी पेन के ऊपर हो, और आपकी स्पीड के ऊपर हो। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इसी पैटर्न के साथ आपने 2 से 3 मरतबा जो है वो बोर्ड के पेपर से पहले लाजमी उर्दू के पर्चे को सॉल्व करना है, और इसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि बोर्ड के पर्चे में जाके आपको कोई भी मसला जो है वो ना हो।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अशार की तशरीह है, ठीक है। मैंने आपको इसका एक सैम्पल पेपर दिखा दिया है। मैं आपको एक इसका जो है मुकम्मल पेपर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बच्चों शेर जो है वो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें आप शेर लिखा हुआ है तो ये बुरा नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि मार्कर का यूज अच्छा है। जब आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी उर्दू के अंदर तो आप ऑटोमेटिकली जो है बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें शायर का नाम, नज़म का उन्वान, मफहूम जो है अक्सर टीचर जो है वो मफहूम से मना करते हैं और अक्सर जो है वो कहते हैं कि आपने मफहूम लिखना है, ठीक है। तो आप जो है वो मफहूम को अगर आप हेडिंग दे के लिखना चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आपके टीचर्स जो हैं वो कहते हैं कि मफहूम आपने नहीं लिखना तो आप सिंपल तशरीह की हेडिंग देके पहली 1.5-2 लाइनों के अंदर मफहूम लिखें, उसके बाद अपनी तशरीह आप शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि मफहूम के जो है वो अलग से नंबर नहीं हुआ करते। तो अगर आप जो है मफहूम अगर आपको अच्छा आता है तो आप इसकी हेडिंग देकर भी लिख सकते हैं, वरना आप सिंपल तशरीह की हेडिंग दें और फिर पहली 1.5 लाइन के अंदर मफहूम लिखें और फिर आप अपनी तशरीह जो है उसको शुरू कर दें। वो तशरीह के एंड पे आपने कोई ना कोई जो है वो हवाले का शेर जो है वो लाजमी ऐड कर देना। जिस बच्चे का पेपर है इसने जो है वो 1.5 पेज की जो है वो उर्दू की तशरीह की हुई है, लेकिन जो इक़्तिबास की तशरीह है, ठीक है, वो भी इस बच्चे ने जो है वो 1 पेज की थी बस। अब 10 नंबर की इक़्तिबास की तशरीह है उसको आप सिर्फ एक सफ़े की कर रहे हैं और 2 नंबर के शेर की तशरीह इसको आप 1.5 पेज के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये आप जो है वो किसी भी तरह से इसको वैलिड करार नहीं दे सकते। तो आपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपनी लेंथ का ध्यान रखना है। शेर की तशरीह आप कोशिश करें कि 1 पेज से ऊपर ना जाए, बस 1 पेज की होगी तो शेर की तशरीह जो है वो आपकी बहुत है। बस आपने एंड पे जो है वो हवाले का शेर लिख देना है या आयत लिख देनी है या कोई भी कॉल वगैरह लिख देंगे तो आपका जो है वो पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद मुझे यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबक का उन्वान, फिर मुसन्निफ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, इस तरह से आपने खूबसूरत तरीके से मानी लिखने हैं। फिर आप तशरीह की हेडिंग दें। अब यहाँ से तशरीह की हेडिंग बच्चों आप 2.5 पेज की या 2.5 से 3.5 पेजेस जो है वो आप ले जाते हैं तो बहुत बेहतर है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है वो यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन को लिखने का तरीका, अगर आपने क्वेश्चन जो है वो पूरा अगर आपके पास टाइम है तो आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, अगर आप नहीं भी लिखना चाहें तो सिंपल क्वेश्चन नंबर देकर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देकर आप उसका जो है वो जस्ट आंसर लिख सकते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन का एक ब्रीफ सा 3-4 लफ्ज के अंदर उसका आपने कोई इंट्रोडक्शन लिखना है जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि अब ये बच्चे ने इस सवाल को अटेम्प्ट किया है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है वो आपका पेपर अटेम्प्ट होगा। यहाँ पे देखें दरख्वास्त को आपने एक बाकायदा तरीके के साथ लिखना है, इस तरीके में आपके किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें आपने बाखिदमत जनाब साहब नहीं लिखना, जनाब लिख दिया तो साहब नहीं लिखना, उन्वान आपने बाकायदा लिखना है, फिर जनाब आली, फिर यहाँ से जो दरख्वास्त का मतन है वो आपको अच्छा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से अलारिज अहले मोहल्ला अलिफ पेजीम, डेट जो है वो आपने कहाँ पे लिखनी है इसका भी आपने जो है बाकायदा ध्यान रखना है, ठीक है। मरकजी ख्याल लिखते वक्त अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मरकजी ख्याल को जो है वो आधे से सफ़े से ज़्यादा का लिख देते हैं, जबकि ऐसा गलत है। मरकजी ख्याल जो है इसकी बाकायदा लेंथ ही इतनी है कि हद आपका 5 लाइनों तक, 4 से 5 लाइनों तक आपका मरकजी ख्याल जो है वो आ रहा हो, ठीक है। तो ये एक आइडियल लेंथ है मरकजी ख्याल की, आपने इससे तजावुज़ नहीं करना। जुमलों की तकमील जो है वो आप इसको इस तरह से बस इसकी हेडिंग देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा तंग लिखा हुआ है लेकिन आप इसको एक एक लाइन में इसको खुला करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें बच्चों उर्दू के पेपर के अंदर जो है ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और आप कुछ लफ्ज़ को जो है वो मार्कर के साथ बोल्ड कर देते हैं तो इससे आपका पेपर के अंदर जो है वो मज़ीद बेहतरी आ जाती है, मज़ीद निखार आ जाता है। तो आपने इसको जो है वो लाजमी फॉलो करना है। उर्दू का पेपर भी मैं कंप्लीट पेपर आपके साथ जो है वो इसी स्टूडेंट का शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको मज़ीद देख सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स है बच्चों, मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो अगर आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से आते हैं तो आपके यहाँ से मार्क्स की डिडक्शन जो है वो नहीं होती। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है, और आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह से आते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों सिर्फ मैं आपको सवाल लिखने का कुछ जो है वो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बता देता हूँ कि आपने जो है वो क्वेश्चन की नंबर दिया, क्वेश्चन को लिखा और उसके बाद सोल्यूशन की हेडिंग देके आपने इसको जो है वो सॉल्व कर देने, ठीक है। इसका मैथ्स का भी एक मुकम्मल पेपर जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आपने बस लेड पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। जो चीज़ आपने करनी है उसको जो है वो साथ आपने बताना है। यहाँ पे देखिए जैसे एक्सप्रेस इन लोगारिथमिक फॉर्म है, उसके बाद एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जो चीज़ आप कर रहे हैं उसको आपने बताना है और उसके बाद जो आपका आंसर है उसको आप जो है वो इस तरह से बॉक्स के अंदर अगर आप लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा है। जहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा है वहाँ पे आप इस तरह से डबल लाइन लगा दें। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको मजीद देख सकते हैं पेपर को कि कितना खूबसूरत तरीके से जो है वो यहाँ पे पेपर को अटेम्प्ट किया गया है। और यहाँ पे आपने जो है वो सिंबल्स को, वर्ड्स को एक दूसरे के साथ नहीं मिलाना। मैथ्स का पेपर जब भी आपने करना है तो आपने जो है वो सुकून से तसल्ली के साथ करना है, क्योंकि एक प्लस माइनस की गलती जो है वो आपके पूरे क्वेश्चन को जो है वो गलत कर सकती है, ठीक है। इसका भी पूरा पेपर जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें बच्चों, ये जो ग्राफ है इसको अक्सर बच्चे जो है वो लेड पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसको बॉल पॉइंट से ड्रॉ करें, क्योंकि लेड पेंसिल जो है, जो कच्ची पेंसिल है, वो बोर्ड के अंदर मना है।
जब आपने मैथ्स का पेपर करना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपने कोशिश करना है कि आप आराम से सब्र के साथ जो है वो अपने पेपर को अटेम्प्ट करें। ठीक है, मैथ के पेपर में भी बच्चों के पास आमतौर पर ज़्यादा टाइम होता है अगर आपको पेपर आता है। ठीक है, तो आपने जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन डाटा जो है वो लाजमी लिखना है। राइटिंग आपकी साफ हो तो मैथ्स का पेपर जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स इसके अंदर ले सकते हैं। आपने नंबर्स को, साइंस प्लस माइनस के साइंस को इंटरमिंगल नहीं करना, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना। ठीक है, आपने कच्ची पेंसिल या रिमूवर का इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आप कुछ भी मैथ्स के अंदर करने लगे हैं तो आपने इंग्लिश के अंदर जो है उसकी ब्रीफिंग लाजमी दे देनी है। ठीक है, तो इस चीज़ का जो है वो आपने जो है वो ख्याल रखना है। बच्चों इसके बाद जो है मैथमेटिक्स के हवाले से आप गाइडेंस क्या है, आप पेपर की तैयारी के हवाले से आपने प्रैक्टिस जो है वो उसकी लाजमी करनी है। मैथमेटिक्स जो है इसको बेहतर करने का सीधा सा हल जो है वो प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रैक्टिस जो है वो आपके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आएगी, आपके अंदर बेहतरी लेके आएगी। अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर एक वीक स्टूडेंट हैं और अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक तरीका जो है मैथ्स के अंदर बेस्ट परफॉर्म करने का वो ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट। ठीक है, वो जो आप मुहावरा सुनते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट तो बाद में बनाती है, लेकिन सबसे पहले आपके प्रैक्टिस जो है वो चीज़ आपके जो लेके अंदर आती है वो आती है इंप्रूवमेंट लेके आती है। आपने हर क्वेश्चन को जो है वो नीट एंड क्लीन जो है वो सॉल्व करना है। आपने मैथ्स के हवाले से जितनी भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस हैं उसको रफ पेज के ऊपर आपने करना है। ठीक है, जो आपको जो जवाबी कापी मिलेगी उसके एंड पे जो आखिरी सबसे आखिरी सफ़ा होगा, आप हाफ पेज के ऊपर जो है वो दरमियान में मार्जिन लाइन लगा लें। उसके बाद जो नीचे वाला हाफ पेज है उसके ऊपर आप रफ अमल की हेडिंग दें, वहां पे जितना भी आपने रफ अमल करना है वो आपने वहीं पे करना है। क्योंकि बोर्ड के अंदर आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके ऊपर आपको लिखने की हरगिज इजाजत नहीं होती। आपको रफ शीट जो है वो रफ पेज आपको अलग से नहीं दिया जाता। तो आपने इस तरह से जो लास्ट आपकी जवाबी कापी की शीट होगी उस पर दरमियान में आप लाइन लगा लें और वो जो आधा सफ़ा है उसको आपने रफ अमल के लिए इस्तेमाल करना है। और उसके बाद बच्चों आप पेयरिंग स्कीम आपके पास अवेलेबल होती है तो अपने फेवरेट चैप्टर्स को चूज करें, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बाकियों के शॉर्ट करें और आप इसमें बेहतरीन स्कोर जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिजिक्स है, फिजिक्स के पेपर के अंदर देखें बच्चों की सबसे ज्यादा देखें गलतियां क्या होती हैं। अभी एक बच्चे का पेपर मैंने जो है वो अटैच किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर लिखा, पावर के यूनिट्स पूछे हुए थे, पावर का यूनिट एक वाट लिख दिया और एक हॉर्स पावर वो भी गलत लिख दिया। और अब यहाँ पे देखें पूरे 2 नंबर जो है वो मिले हुए हैं, जबकि बच्चों ये जो सरासर जो है ये गलत है। आपने इसको पैटर्न को हरगिज फॉलो नहीं करना। आप देखिए पता ही नहीं है द वर्क डन विल बी जीरो क्या पूछा गया हुआ एग्जामिनर ने, और बस जो है वो वर्क डन विल बी जीरो लिख के और फार्मूला लगाया और वैल्यू पुट करके वर्क जीरो निकाल दिया। अब यहाँ पे जो है बच्चों किसी भी किस्म का कोई वैलिड पॉइंट यहाँ पे नहीं बनता, यहाँ पे आपको इस तरह से कभी भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब देखें ये ज्यादातर बच्चों के पेपर होते हैं। अब देखें 3 लाइनों का आंसर है, 4 लाइनों का आंसर है, 2 लाइनों का आंसर है, उसके बाद फिर 4 लाइनों का आंसर है। बच्चों ये जो है ये 5-6 क्लास के बच्चे अगर इस तरह से लिखें तो समझ में आता है, लेकिन 9th क्लास के बोर्ड के पेपर जो है वो ये चीज़ें हरगिज डिमांड नहीं करता। आपने इस पैटर्न को किसी सूरत जो है वो फॉलो नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे देखें डेंसिटी ऑफ मर्करी जो है, ठीक है, आपने यहाँ पे देखना है इसको। अब देखें अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मर्करी जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर दी गई थी, पूछा क्या गया था किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर निकालना है। अब यहाँ पे देखें कोई बाकायदा जो है वो डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई, कोई गिवन डाटा नहीं लिखा हुआ, कोई रिक्वायर्ड डाटा नहीं लिखा, कोई सोल्यूशन की हेडिंग नहीं दी हुई, तो आपने इन चीज़ों को जो है वो अवॉइड करना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, बच्चे जो हैं वो ये सिंबल्स यूज़ करते हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन नहीं देते गिवन डाटा के अंदर। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों का जो है वो लाजमी ख्याल रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ए क्या है, टी क्या है, कुछ नहीं पता। बच्चे ने अगर यहाँ पे लिखा होता है ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम है, और एज वी नो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो फिर यहाँ पे जो है वो अगर ये चीज़ें लिखी होती तो आपके न्यूमेरिकल जो है वो बहुत बेहतर जो है वो हो सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस की बाकायदा प्रॉपर लेंथ लिखनी है, कितनी लेंथ लिखनी है, कैसे लिखना है, ये भी मैं आपको आगे पेपर में बताता हूँ। आपने डिफरेंस जो है उसको दरमियान में एक लाइन लगा के लिखना है। आपने डिस्क्रिप्शन जो है गिवन न्यूमेरिकल के गिवन डाटा के अंदर उसको सिंबल्स के साथ आपने उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। आपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जैसे कि मैंने आपको शुरू में फोर्स के हवाले से बताया था ना, डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें आपने कोशिश करनी है कि पेपर के अंदर आप ऐड करें। उसके बाद की वर्ड्स जो है इनको आपने मार्कर से अंडरलाइन कर देना। अगर आप अंडरलाइन कर देते हैं तो ये भी ठीक है, अगर आप मार्कर से उसको लिख देते हैं तो ये भी ठीक है। उसके बाद आपने डायग्राम्स, ग्राफ्स वगैरह जो है जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे आपने इनको लाजमी बनाना है। बच्चों देखें ये एक स्टैंडर्ड पेपर है। ठीक है, आपने पहले देखा होगा कि पेपर जो है बच्चों ने 2-2 लाइनों के आंसर्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये कोई बाकायदा तरीका नहीं है बोर्ड के पेपर को लिखने का। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन क्या था, मेजरमेंट की डेफिनेशन बताएं और उसके पार्ट्स लिखे। मेजरमेंट की डेफिनेशन की हेडिंग दी, उसके बाद पार्ट्स की हेडिंग दी, और यहाँ पे जो है वो उसके दो पार्ट्स जो हैं वो लिख दिए, ठीक है। अब डिफरेंशिएट देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स के अंदर क्या फर्क होता है, तो आपने कम से कम 2 पॉइंट्स लिखने हैं, और यहाँ पे देखें बुलेट्स बना के प्रॉपर जो है वो बता दिया गया है कि ये 2 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर शामिल हैं, ठीक है। आप उसके बाद दरमियान में आप जो है वो इस तरह से लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। इससे आपका जो है वो डिफरेंस मजीद वाजिया हो जाएगा कि बच्चे ने जो है वो ये 2 पॉइंट्स इस तरह से यहाँ पे बनाए हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें उनको मार्कर के साथ जो है वो बोल्ड किया गया है। अब देखें यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन पूछी हुई है, तो प्रॉपर उसकी डेफिनेशन और बाकायदा उसकी एग्जांपल जो है वो लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरह बच्चों, अगर शॉर्ट में आपको न्यूमेरिकल आ गया है तो यहाँ पे देखें उसको इस तरह से अटेम्प्ट किया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बाकायदा आपने हेडिंग्स बनानी है, लंबे लंबे पैराग्राफ जो हैं वो नहीं बनाने। फिजिक्स का पेपर भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और कमेंट सेक्शन के अंदर भी, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर भी अब यहाँ पे देखें बच्चों से लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स पूछा हुआ था, उन्होंने सिर्फ डेफिनेशन लिख के जो है वो लिख दी, और उनको पेपर में भी 2 नंबर मिल गए। जबकि बच्चों बोर्ड के अंदर ये जो पैटर्न है, अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। अब देखिए इतना लंबा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो आंसर लिखा हुआ है, बच्चे ने मुझे बताएं कि क्या इतना लंबे पैराग्राफ को जो है वो आप पढ़ेंगे 2 नंबर के लिए। बच्चों बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता है। स्कूल में टीचर आपके इस पैराग्राफ को पढ़ लेगा, बोर्ड के अंदर जिस बंदे ने पेपर्स चेक करने हैं उसके पास बंडल्स होते हैं पेपर्स के, तो उसके पास जो है वो बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा कि वो आपके इतने लंबे पैराग्राफ पढ़े, और इतने लंबे आपने आंसर्स लिखने भी नहीं है, ठीक है। आपने कोशिश करें इनको पॉइंट्स बुलेट्स के अंदर लिखें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ उन लाइंस को लिखें, ठीक है, और काम की बातें जो हैं सिर्फ उन चीज़ों को लिखें, ठीक है। आप अगर यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो है आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी हुई है, ठीक है, कि आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट करने क्वेश्चन ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है जो ऊपर से नीचे आते हैं तो वो एनर्जी जो है वो कम क्यों होती है, ठीक है। तो आपने सिंपल बता देना है कि एटम का जो साइज है टॉप टू बॉटम वो इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स उसके इंक्रीज होते हैं, इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। फिर आप यहाँ पे एक छोटे एटम, एक सोडियम का एटम बना दें, फिर एक पोटेशियम का एटम बना दें, पोटेशियम का साइज बड़ा है तो उसके बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो आप डायग्राम का सहारा लेके बेहतर तौर पर इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें डेढ़ लाइन का आंसर लिखा हुआ है और उसको 1.5 नंबर भी दिया गया है, जबकि बच्चे बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे देखें रिएक्शंस के अंदर बच्चों ने क्या किया हुआ था, आप देखें क्लोरीन Cl2 कैपिटल L से लिखा हुआ है, जबकि हमेशा अगर किसी भी एलिमेंट का सिंबल जो है वो 2 लेटर्स पर है तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा स्मॉल आएगा। अब ये वो सारी चीजें थी जो मैंने पेपर्स के अंदर देखी थी। अब आपने किन चीजों का ध्यान रखना है, आपने जो आंसर्स हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की उनकी लेंथ मुनासिब रखनी है। आपने अगर आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है तो उसको हमेशा आपने दरमियान में लाइन लगा के लिखना है। आपने शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो पैराग्राफ आपने बिल्कुल नहीं बनाने, बुलेट्स बनानी है, हेडिंग्स बनानी है आपने, ठीक है, ताकि जो पेपर चेकर है उसके लिए आसानी हो। हमेशा आपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बाकायदा हेडिंग्स बना के लिखना है। आपने जो है वो डेफिनेशन एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आप हेडिंग बना सकते हैं, कीवर्ड्स को आपने जो है वो अंडरलाइन करना है। उसके बाद डायग्राम्स, केमिकल इक्वेशंस, और अगर किसी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट इन्वॉल्व है तो आपने जो है वो उसको लाजमी लिखना है। अब यहाँ पे देखें ये बच्चों एक खूबसूरत सा पेपर है जो कि आपके सामने शो हो रहा है, और ये 9th क्लास के स्टूडेंट का ही पेपर है जिसको वैलिड टाइम के अंदर जो है वो किया गया है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस देखें, डिफरेंस को कितने खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लॉन्ग क्वेश्चन को देख सकते हैं, बाकायदा जो है वो एक एक चीज की हेडिंग्स बनी हुई है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मार्कर अंडरलाइन किया हुआ है, और एंड पे बाकायदा डायग्राम भी बनी हुई है, ठीक है। बच्चे यही सारी चीजें जो हैं वो कंप्यूटर के हवाले से हैं, ठीक है। कंप्यूटर के जो बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर के हैं, तो बेटे जो चीजें मैंने आपको ऊपर बताई हैं ना कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ का बाकायदा ध्यान रखना है, डिफरेंस पूछा जा रहा है तो दरमियान में लाइन लगा के लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने मार्केट से हाईलाइट करना है, तो यही सारी चीजें जो है वो कंप्यूटर के अंदर भी अप्लाई होंगी, ठीक है। अब बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, लास्ट में मैंने बायोलॉजी का पोर्शन रखा है, आप यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं। अब देखिए डोमेन आर्किया जो है और डोमेन बैक्टीरिया, अब ये पूछा हुआ था लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, बच्चों ने देखे वो सादा सा किताब वाला पैराग्राफ उठा के जो है वो यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे देखे पूरे जो है वो 4 नंबर भी दिए गए हैं, जबकि बच्चों ये सरासर जो है वो गलत है। आपने इस तरह हरगिज नहीं करना। डोमेन आर्किया जो है, अगर आपने मेरे लेक्चर्स भी देखे हैं तो बाकायदा आपको हेडिंग्स बनवाई गई हैं, ठीक है, एक एक हेडिंग बना के फिर उसके आगे आपने उन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डोमेन आर्किया के अंदर ही कम से कम आपकी 7 से 8 हेडिंग्स बन जाएंगी, तो आपने बाकायदा हेडिंग्स बनानी है, कभी भी पैराग्राफ जो है वो आपने नहीं बनाने, ठीक है। आपने बच्चों ये बायोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप साइंटिफिक नेम को लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करना है। जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है, ठीक है, वो कैपिटल, और सेकंड वर्ड जो है जो कि स्पीशीज का होता है उसका फर्स्ट वर्ड स्मॉल लिखना है, इसको आपने सेपरेटली अंडरलाइन करना है। जो आपने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़े थे इनको आपने लाजमी फॉलो करना है।
शॉर्ट क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं आपके मुनासिब लेंथ के होने चाहिए। डिफरेंस आपने दरमियान में लाइन लगा के लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पैराग्राफ नहीं बनाने, बुलेट्स बनानी है, हेडिंग्स बनानी है, डायग्राम्स आपकी नीट होनी चाहिए, आपने लेबलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हेडिंग्स बनती हैं डेफिनेशन एग्जांपल की, तो आपने लाजमी बनानी है, कीवर्ड्स को आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बायोलॉजी के अंदर अगर आपकी डायग्राम्स बनती हैं तो वो आपने लाजमी बनानी है, ठीक है। बायोलॉजी के पेपर के अंदर जो डायग्राम्स हैं वो रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखती हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम। और अगर आपको डायग्राम आती है तो आपने बना देनी है। इससे फायदा क्या होगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखें बच्चों बच्चों से, आपको सेल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी पूछी हुई थी, तो आपने बकायदा आपको जितना इन्फॉर्मेशन उसके हवाले से है वो आपने सारी लिखनी है। क्रोमोप्लास्ट का देखें डेफिनेशन और उसका फंक्शन, आपने बकायदा हेडिंग्स बना के चीजों को जो है वो एक्सप्लेन करना है। अब देखें टेक्सोनोमी पूछी हुई थी, तो उसकी डेफिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस आपने इस तरह से लिखना है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल, ठीक है। स्टूडेंट्स इसका भी मैं आपको पेपर जो है वो शेयर कर दूंगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो है वो आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप इन चीज़ों को जो है वो अपने प्रैक्टिकल पेपर्स के अंदर जो है वो बाकायदा अप्लाई करेंगे और इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इंशाल्लाह आप इसके साथ जो है वो अपने टारगेट मार्क्स को जो है वो ज़रूर अचीव कर लेंगे। आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है ताकि उनको भी जो है वो इन चीज़ों के हवाले से आगाही हो। और आपने जो है वो अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।